हाँ जी, मार्जिनल कॉस्टिंग का फोर्थ क्लास में सबसे पहले अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया उसके सारे फॉर्मूला को रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमारे पास क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन। हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको चार फॉर्मूले बनाए थे। तो चार फॉर्मूले तो बताए थे, वो कौन कौन से थे बोलना नहीं है, फटाफट से आप लिखना स्टार्ट कर दो। जिनको आते हैं वो खुद लिखेंगे और जिनको याद नहीं हो सामने बोर्ड पे लिख के लिखते रहेंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का पहला फॉर्मूला हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड आपके पास है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। थर्ड आपके पास है क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लास्ट आपके पास है सेल्स वैल्यू। अच्छा, कौन सी सेल्स है? बीपी सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्या एक्चुअल सेल है? एक्चुअल सेल या डिजायर सेल, कोई भी सेल हो सकती है। एक्चुअल सेल या डिजायर सेल। एक्चुअल सेल होगी तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आएगा, डिजायर सेल होगी तो डिजायर कंट्रीब्यूशन आएगा इनटू पीवी रेशियो। इसी तरीके से आपके पास में नेक्स्ट बीपी सेल है। बीपी सेल ये मुझे किसमें निकालना है? यूनिट्स में निकालना है। तो पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं यूनिट्स के। जिनको पता है वो खुद लिख करेंगे, जिन्होंने याद नहीं किया या याद ना करने की कसम रखनी पड़ेगी इस बार। इस सेकंड में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बोर्ड पे से देख के लिखें। ठीक है ना? तो बीपी सेल निकालने का पहला फॉर्मूला हमारे पास है यूनिट्स में, जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट होगी रुपीस में, उसे आपने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, फॉर्मूला याद करोगे तभी बात बनेगी। नेक्स्ट आपके पास है एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में, और इसमें से माइनस कर दोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है बीपी सेल। यदि आपके पास में रुपीस में, बीपी सेल यदि आपके पास रुपीस में, तो आप उसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कर सकते हैं डिवाइड। और लास्ट में आपके पास एक्चुअल सेल यदि यूनिट्स में रखी है तो आप उसे बीबी सेल्स रेशियो से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सारे आंसर किसमें आएंगे? यूनिट्स में। नेक्स्ट आपके पास में यदि आपको बीबी सेल किसमें चाहिए? अमाउंट में चाहिए। बीबी सेल यदि आपको अमाउंट में चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? फिक्स कॉस्ट इन रुपीस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यानी एक्चुअल सेल आपके पास रुपीस में होनी चाहिए और एमओएस भी किसमें होनी चाहिए? रुपीस में। यदि बीबी सेल्स आपके पास यूनिट्स में और आप उसे अमाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कर दो, मल्टीप्लाई। और यदि एक्चुअल सेल आपके पास रुपीस में और बीबी सेल्स रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो भी आपका क्या बीबी सेल्स आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास में कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, बीबी सेल का पॉइंट क्या आ गया। नोट कर लीजिए फटाफट से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक ये चैप्टर चल रहा है घर पे जाकर 2 या 3 बार डेली लिखिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चैप्टर आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है और जिस चीज को निकालना है उसको निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। अब हर चीज के लिमिटेड फॉर्मूले, लिमिटेड का मतलब किसी चीज के 4 फॉर्मूले तो 4 ही हैं, 5 नहीं है उसके। उन 4 में से कोई ना कोई एक तरीके का जरूर यूज होगा। 5 फॉर्मूले तो 5 में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर यूज होगा। 6 फॉर्मूले तो 6 में से कोई एक फॉर्मूला जरूर यूज होगा। यदि आपके पास सारे फॉर्मूले होंगे तो आपको कैलकुलेशन करना आपके आसान हो जाएगा एग्जाम में और चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। और मैंने आपको कहा था कि 4th क्लास से चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। तो बीबी सेल के बाद में और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? नोट करिए सबने। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका ऑल्टरनेटिव नाम आप क्या लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन रेशियो कह सकते हैं या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कह सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको सही लगे। अभी इनको निकालने के लिए हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस क्या लिख सकते हो? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन इनटू 100। आप लिख सकते हैं 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और यदि वेरिएबल कॉस्ट मुझे अमाउंट में दे रखी है तो फिर सेल भी किसमें लिखो? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन बीबी सेल्स। और मैंने कहा था ये फॉर्मूला को आराम से समझ में आ जाएगा जब आपको बीबी सेल का मतलब समझ में आएगा। तो थोड़ी देर पहले आपने बीबी सेल के एक फॉर्मूला लिखा था, बीबी सेल बराबर होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो बीबी सेल किसके बराबर है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यदि मुझे पीवी रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पीवी रेशियो को ऊपर ले जाऊंगा और बीबी सेल को नीचे जाऊंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो पीवी रेशियो मिलेगा मुझे, तो पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं फिक्स कॉस्ट को बीबी सेल से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट होता है सेल होता है? यार कितनी बार समझाऊंगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? पार्ट ऑफ सेल है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट है क्या? सेल है। ये वो सेल है तो बीबी सेल के बात की जाती है। इस सेल से बिजनेस को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट नहीं होता, ये सेल होती है जिसपे आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो वो सेल जो आपको प्रॉफिट मांगे देती है, वो सेल जो आपको प्रॉफिट मांगे देती है, वो सेल को क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है ना कि प्रॉफिट। हर क्लास में पूछता हूँ, पहले 3 क्लास में भी पूछ चुका हूँ, अब 4th क्लास में तभी पूछा हूँ। तो कुछ बच्चे प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ बच्चे सेल बोलते हैं, कुछ कंफ्यूज होते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। ऐसा ना करें, ठीक है? फिर पूछो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है प्रॉफिट है? सेल्स है।
है वो सारा का सारा प्रॉफिट बन जाता है। अच्छा यदि आपसे पूछो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पे फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 0, और बीबी सेल पे फिक्स कॉस्ट किसके बराबर होगी, कंट्रीब्यूशन के। कौन सा कंट्रीब्यूशन, जो बीबी सेल से कमाया गया होगा, ठीक है ना। बीबी सेल से कमाया गया कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल से कमाया गया कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बराबर होता है, एक्चुअल सेल से कमाया गया कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। सारे पॉइंट मैंने आपको पहले भी दिखाए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है, हमारी तो सेल्स है, एक हो गई एक्चुअल सेल, दूसरा आपके पास है बीबी सेल, और तीसरा आपके पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है वो दो चीजों के बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और बीबी सेल पे जो कंट्रीब्यूशन आपने अर्न किया होगा, कमाया होगा, वो आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया होगा वो आपका प्रॉफिट के बराबर होगा। ये वो सेल है जहां पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 100% पहले ही रिकवर हो चुकी है। कौन सी सेल से, बीबी सेल से। और बीबी सेल वो सेल है जहां पे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट। यदि आपसे पूछोगे आपका प्रॉफिट कितना है, आप कहोगे निल, आपसे पूछोगे लॉस कितना है, निल। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास में अगर फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट यदि मुझे किसी क्वेश्चन में ढूंढना है तो मैं कैसे कैसे ढूंढूंगा फिक्स कॉस्ट को, बताओ भी। यदि किसी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कहा जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना। तो फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए एक तो बीबी सेल पे इस्तेमाल किया जा सकता है थोड़ी देर पहले। यदि मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है और बीबी सेल किसमें रखिए, यूनिट्स में, तो बीबी सेल यदि यूनिट्स में रखिए तो बराबर होगी फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए बीबी सेल को जो यूनिट्स में होगी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ऐसे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए बीबी सेल को पीवी रेशियो से करना होगा मल्टीप्लाई। तो फिक्स कॉस्ट को निकालने के दो फॉर्मूले समझ को मिल गए, फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए दो फॉर्मूले समझ को मिल गए। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला बीबी सेल किसमें, यूनिट्स में, इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। दूसरा बीबी सेल किसमें, अमाउंट में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, बीबी रेशियो से। तीसरा आपको याद होगा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो प्रॉफिट आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इसका मतलब इस इक्वेशन से फिक्स कॉस्ट निकल सकती है कैसे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब कई बार कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा था तो कंट्रीब्यूशन निकालने के कितने फॉर्मूले, चार फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन में छोटे में दिखाई दे वो अप्लाई कर दो। जैसे इसी फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अभी दिखाया था मैंने फोर्थ फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सेल्स यदि हमारे पास क्वांटिटी में, सेल्स क्वांटिटी में, क्वांटिटी सोल्ड लिख देते हैं, अच्छा बढ़ेगा अपना क्वांटिटी सोल्ड, वो किससे मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फॉर्मूला नंबर 3 है कंट्रीब्यूशन निकालने का, माइनस क्या कर दो, प्रॉफिट। मतलब जब टाइम पास करो, वैसे फॉर्मूला नंबर 3 है, उसी को मैंने क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले यूज करके, फॉर्मूला नंबर 4 एंड फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। अभी सेम ऐसे ही आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रॉफिट निकालना, क्या निकालना, प्रॉफिट। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमारे पास होता है एमओएस। क्या होता है, एमओएस। जैसे बीबी सेल का यूज होता है फिक्स कॉस्ट के लिए और एमओएस का यूज कैसे होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं एमओएस सबसे पहले किसमें देख रहा हूं, यूनिट्स में, तो मल्टीप्लाई करूंगा किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। यदि एमओएस मेरे पास में रुपीस में, अमाउंट में मतलब, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पीवी रेशियो से। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जितने भी अभी तक क्लासेस हो चुके हैं वहां पे पीवी रेशियो का यूज कहीं ना कहीं अमाउंट में आता है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉफिट निकालने के बाद क्या लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन निकालने के कितने फॉर्मूले, 4, उसमें से हम यूज कर रहे हैं सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन आएगा, और क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट। जब भी आपका टाइम मिले पूरे दिन में कभी भी देख देख के लिखना चालू कर दो, 15 मिनट का टाइम लगेगा टोटल सारे फॉर्मूले में, सुबह दोपहर शाम कभी भी, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए फॉर्मूले लिमिटेड यहाँ पे हम क्या करें, एक ही फॉर्मूले को कभी डिवाइड करें, कभी मल्टीप्लाई करें, कभी माइनस करें, कभी प्लस। अब या करो बीबी सेल का जो फॉर्मूला है उससे मैं क्या करूँ, बीबी सेल भी निकालूं, उसी फॉर्मूले की मदद से मैं पीवी रेशियो भी निकाल देता हूँ, उसी फॉर्मूले की मदद से मैं फिक्स कॉस्ट भी निकाल देता हूँ। फॉर्मूला एक है, जो चीज देखिए वो वैल्यू पुट करता हूँ, जो चीज मिसिंग है ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस करके, माइनस करके मिल जाएगी। अभी सारे फॉर्मूले लिखने के बाद अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है एमओएस का, डिफाइन। अभी एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले मैं किसमें निकालूं, यूनिट्स में, फिर हम किसमें निकालेंगे, अमाउंट में। फिर आपके पास आएगा डिजायर सेल, ठीक है। डिजायर सेल यूनिट्स में भी हो सकता है और किसमें हो सकता है। अच्छा डिजायर सेल हमें यूनिट्स में निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रुपीस में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो, ठीक है। अच्छा एमओएस निकालने का पहला फॉर्मूला अपने पास क्या था, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेकंड एक्चुअल सेल किस होनी चाहिए, और उसमें से क्या माइनस करना है, बीबी सेल्स, वो भी किस होना चाहिए। यदि मेरे पास में एमओएस रुपीस में दे रखा है तो मैं उसे किससे डिवाइड करूंगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यदि मेरे पास में एक्चुअल सेल रखी है यूनिट्स में और साथ में एमओएस रेशियो रखी है तो एमओएस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आप प्लस करेगा, एमओएस आ जाएगा यूनिट्स में,
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीवी रेशो से। एक्चुअल सेल आपको किसमें होनी चाहिए, अमाउंट में, और बीबी सेल भी। यदि एमओएस आपको यूनिट्स में रखी है, एमओएस यूनिट्स में रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि एमओएस आपको निकालना है और क्वेश्चन में एक्चुअल सेल अमाउंट में रखी है, तो एमओएस रेशो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना दोबारा से सुनो। नोट करिए सुने। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं 44 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए, P2 लिमिटेड रिपोर्ट द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एट टू कैपेसिटी लेवल। 44 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करें आज की क्लास की। इसमें हमारे पास में दो अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी की जानकारी देखिए, जिसमें लिखा हुआ है 100% कैपेसिटी 2000 यूनिट और 75% कैपेसिटी कितनी है, 1500। क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पे आपके पास में 2000 यूनिट जब आप बनाते हैं, तो पहला जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसकी ओवरहेड कॉस्ट कितनी आती है, 3 रुपए, और दूसरे की कितनी आती है, 75% पे 4 रुपए। दूसरे डिपार्टमेंट में 100% कैपेसिटी पे 2 रुपए पर यूनिट है, और दूसरे में कितना है, 2 रुपए पर यूनिट। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पुरानी याद करनी पड़ेगी कि यदि आपकी अलग अलग क्वांटिटी पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन सेम आती है, तो कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स या वेरिएबल। ध्यान से सोच के बोलना है। क्वांटिटी आपकी बदल रही है 2000 से 1500 या 1500 से 2000, लेकिन पर यूनिट डिपार्टमेंट का 2 रुपए पर यूनिट है और दूसरे का भी कितना है, 2 रुपए पर यूनिट। तो काम करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सा खर्चा फिक्स नेचर है या कौन सा खर्चा वेरिएबल नेचर है। सबसे पहले हमने बात किया 100% कैपेसिटी पर, फिर बात किया 75% कैपेसिटी पर। दोनों कैपेसिटी लेवल पर आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्शन आपके पास है 2000 यूनिट 100% कैपेसिटी पर, और 75% कैपेसिटी पर कितनी है, 1500 यूनिट। अच्छा, यदि मैं पहले बात करूं डिपार्टमेंट 1 की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन ओवरहेड 1 पर यूनिट कितना है, 3 रुपए पर यूनिट कितना है, 7। फिर आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड 2 पर यूनिट 2 रुपए 2 रुपए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं इसको अमाउंट में देखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा अमाउंट में, 2000 क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई किया 6000, और यहाँ पे कितना है 4000। 1500 यूनिट को 4 से मल्टीप्लाई किया 6000, और यहाँ पे कितना है 3000। अब आप मुझे बताओ, क्लासिफिकेशन करके बताइए इस चीज का क्लासिफिकेशन करना है, इस कॉस्ट की नेचर क्या, फिक्स है या वेरिएबल है। तो अमाउंट आपका सेम है, अमाउंट आपका सेम है, पर यूनिट चेंज हो रही है, तो आपका फिक्स नेचर का। आप इसे कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बने, वो कौन सा ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है। अमाउंट आपका बदल रहा है, पर यूनिट सेम है, तो ये कौन सी नेचर का हो गया, वेरिएबल नेचर का हो गया, वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड वाली बोले, क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड यूज किया हुआ है। कॉस्ट लिखा था तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वेरिएबल कॉस्ट लिखता। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि पहला जो डिपार्टमेंट है उसका खर्चा कौन सी नेचर है, फिक्स, और दूसरे डिपार्टमेंट का खर्चा कौन सा है, वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेवल इज रुपीस 8, कहते हैं हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से क्या माइनस करके दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये दो चीजें माइनस करके दी हुई है, तो कितनी है, 8 रुपए के इक्वल है। यदि मुझे क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिए, यदि मुझे क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट माइनस लेबर कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट माइनस करना पड़ेगा। आइए ना तो बोलो, सही कहा मैंने। अब इसमें से क्या चीज मुझे क्वेश्चन में पहले से निकाल के रखी है, इन तीनों का डिफरेंस पहले से कितना देता है, 8 रुपए देता है। तो यदि इन तीनों का डिफरेंस मुझे पहले से 8 रुपए निकाल के दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इसे लिखना है 8 रुपए, और वेरिएबल ओवरहेड मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कितना, 2 रुपए। तो इसका इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास कितना देगा, 6 रुपए देगा। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे क्या चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, और फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है मैंने किसके ऊपर साबित की थी, फिक्स्ड ओवरहेड। तो क्वेश्चन में कितनी है 6000। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोलते हैं, कहते हैं बीपी पॉइंट बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, मतलब बीपी सेल बताएंगे। तो बीपी सेल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब 6000 को 6 से क्या कर दो, कितना आएगा, आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पॉइंट को समझा, कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा फिक्स नेचर है, कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा वेरिएबल नेचर है, तो जिसको क्लासिफिकेशन करना आता होगा वही इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा इसका बढ़िया पॉइंट कौन सा था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का पहले फॉर्मूला लिखो, और उस फॉर्मूले में से तीन चीजों का डिफरेंस ऑलरेडी हमें कितने रुपए देखा था, 8 देखा था। सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या माइनस करना है, सेट में से वेरिएबल ओवरहेड जो कि 2 रुपए पर यूनिट है, तो आपका आएगा 8 - 2 = 6। बस समझ में आ गई। ये मत सोचो कि इंटर ग्रुप 1 का चैप्टर है, ग्रुप 2 का फाइनल का मार्जिन कॉस्टिंग हर जगह सेम है, ठीक है। ये सोचो कि आपने सीएमए कंप्लीट करना है या सीए करना है या सीएस करना है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, और मार्जिन कॉस्टिंग आपके क्वेश्चन आएगा तो ऐसी ही वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। सबके लिए सेम होता है, जैसे टैक्स सबके लिए सेम है, ऐसे कॉस्टिंग भी सबके सेम। ये पूरी अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग कॉस्टिंग बन जाएगी, कॉस्टिंग सबके लिए सेम है। हम उसको डिजाइन करने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका सब में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बट मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करके देखना था, क्लासिफिकेशन। तो आपको क्या बताता है कौन सा खर्चा फिक्स नेचर है, कौन सा वेरिएबल। नोट कर लीजिए,
अभी 21 क्वेश्चन में कुछ ऐसी ही जानकारी दे रखी है आपको। 21 क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर, यानी दो क्वार्टर की जानकारी दे रखी है जिसमें क्वांटिटी भी दे रखी है और अमाउंट भी दे रखा है। अब दो बार की क्वांटिटी दे रखी है, दो बार का अमाउंट दे रखा है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करके क्या निकाल सकते हो, वेरिएबल पार्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 21 क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आपके पास दो क्वार्टर दे रखे हैं, क्वार्टर 1 और दूसरा क्या क्वार्टर 2। आपको यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है, एक 2,80,000 और एक आपको दे रखी है 3,10,000। ऐसे आपको क्वांटिटी दे रखी है 36,000 एंड 42,000, यानी 36 42। लेकिन मेरे को यहाँ पे चेंज चाहिए, चेंज का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 3,10,000 और 2,80,000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। 30,000 का, और क्वांटिटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6,000 यूनिट का। इसका मतलब हम 6,000 यूनिट और बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 30,000 बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो ये है, इस इन्फॉर्मेशन का फायदा मैं कहाँ पे यूज करूंगा, सबसे पहले करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने में। फॉर्मूला याद है क्या लिख पाते हम, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बताइए कितना लिखूं, 30,000 रुपीज डिवाइड बाई 6,000 यूनिट्स। तो 30,000 को 6,000 से डिवाइड कितना लिख सकते हैं, 5 रुपीज पर यूनिट। इसका एक यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है, 5 रुपीज है। अब दूसरा पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट ढूंढने के बाद अगला काम क्या होता है अपना, फिक्स कॉस्ट ढूंढना। तो लेकिन फिक्स कॉस्ट हमेशा किसमें ढूंढते हैं, अमाउंट में। जब से कॉस्टिंग बढ़ाऊं हल्का से बात समझाता हूं कि फिक्स कॉस्ट को किसमें ढूंढना है, अमाउंट में, और वेरिएबल कॉस्ट को किसमें, पर यूनिट में। ऐसा क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अमाउंट में कांस्टेंट होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब जो चीज बदलती नहीं है। अब जो चीज नहीं बदलती, पहले ऐसी चीज को ढूंढो ना तो नहीं बदलते, जो बदलते हैं फिर तो दिक्कत है कि किसको नहीं करना, करने इसको। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। और वेरिएबल कॉस्ट रुपीज में नहीं रखी, पर यूनिट में रखी है, हमें क्या करना है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे में आपका दो ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए, क्वार्टर 1 को बेस लेना चाहे तो क्वार्टर 1 को बेस लीजिए। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 280 माइनस 5 इंटू 36,000। तो 2,80,000 में से 180 माइनस कर दिया, 280 माइनस 180, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताइए और फिक्स कॉस्ट बताइए। तो ये मेरे सॉल्यूशन हो गए, आप इसको नाम दे सकते हैं सॉल्यूशन 1 और ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। ये 21 क्वेश्चन में कोई पॉइंट दिक्कत है आपको तो बताइए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कुछ दिखा देता हूँ। एक आपको करना है आज की क्लास में 24, 23, 17, 18, 19। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट में। 24 क्वेश्चन नंबर, पहले 5 क्वेश्चन करते हैं फिर जब 5 हो जाएगा फिर 4 क्वेश्चन के नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 शुरू करें। देखिए 24 क्वेश्चन नंबर, जरूरी है कि जो तरीका मैं अपना वही आप तरीका यूज करें। आपको यदि कोई और फॉर्मूला यूज करना है वो भी कर सकते हैं, और मेरा वेट ना करें, किसी को आता है तो अपना आंसर निकालते रहे जल्दी से। 24 क्वेश्चन में आपको 2008 और 2009 की जानकारी दे रखी है, 2 साल की। मुझे ईयर से कोई लेना देना नहीं है, 2008 लिखा है, 2018 लिखा है, 2028 लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हाँ, 2 बार की सेल दे रखी है, 2 बार का प्रॉफिट दे रखा है। तो ऐसे में सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, पी रेशियो निकालनी चाहिए। और क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या पूछे, पी रेशियो बताइए। अच्छा, पी रेशियो निकालने के लिए आपको याद है मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, 6 फॉर्मूले बताए थे, पर मुझे क्या लगता है इस क्वेश्चन में कौन सा सूटेबल है, बताइए कौन सा सूटेबल है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल इनटू 100। अगर कोई चेंज इन प्रॉफिट नहीं लिखना चाहता तो ये वाला तरीका भी अपना सकता है, हायर प्रॉफिट माइनस लोअर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हायर सेल माइनस लोअर सेल। तो हायर प्रॉफिट कितना है, 7 लाख रुपए, लोअर प्रॉफिट है नेगेटिव 3 लाख रुपए, हाँ जी। हायर सेल कितनी है, 57 लाख, और लोअर सेल कितनी है, 32 लाख। ध्यान से रखना, ध्यान से समझना कि माइनस है, ये भी माइनस 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 10 हो गया, तो 7 लाख प्लस 3 लाख। यदि कोई बच्चा डायरेक्टली 10 लाख लिखना चाहे तो लिख सकता है, मैं समझाऊंगा, एक चीज लिखा हूं, यानी 57 लाख में से 32 लाख माइनस कर दिया, 25 लाख। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना परसेंट आएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इनटू 100 इक्वल टू 40%, यानी 40% आपके पास क्या आएगा, पीवी रेशियो। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्या निकालना है, आपको निकालना है फिक्स कॉस्ट। आज की क्लास में मैंने आपको फिक्स कॉस्ट निकालने के 5 फॉर्मूले बताए थे, उसमें से यदि क्वेश्चन में बीपी से रखी है तो फॉर्मूला नंबर 1 या 2 यूज हो सकता है, पर बीपी से ना होने की वजह से अब मुझे फॉर्मूला नंबर 3 पे जाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, सेल्स इनटू पी रेशियो माइनस प्रॉफिट। 5 फॉर्मूले बताए थे फिक्स कॉस्ट के, तो पहले 3 काम नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, चौथा काम आ जाएगा, चौथा नहीं आएगा तो 5वां काम आएगा, 5 में से कोई ना कोई जरूर काम आएगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो बीपी से रखे तो पहले 2 में से कोई फॉर्मूला यूज होगा, बीपी से नहीं है तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, सेल इनटू पी रेशियो या क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब आपके हिसाब से मैं 2009 को बेस ले लेता हूं, 2008 को भी ले सकता हूं, 9 को भी ले सकता हूं, किसी को भी ले सकता हूं। तो यदि मैं 2009 को बेस लेके चलता हूं तो ऐसे केस में क्या आंसर आएगा, सेल कितनी है 57 लाख रुपीस, पी रेशियो कितना है 40%, प्रॉफिट आपके पास है 7 लाख रुपए। तो बताएंगे 57 लाख का 40% कितना है, 57 लाख का 40% 22 लाख 80 हजार, 22 लाख 80 हजार में से 7 लाख माइनस किया आपने तो आपके पास कितना रहेगा, 15 लाख 80 हजार।
15,80,000। बहुत आसान चैप्टर है उस बच्चे के लिए जिसने सारे फॉर्मूले घर जाके प्रैक्टिस करो 5-6 बार और याद हो उसे। उतनी मुश्किल है चैप्टर जिसको फॉर्मूले नहीं पता। तो किसी को ये आसान चैप्टर लगता है, किसी को मुश्किल लगता है, अगले पर्सन टू पर्सन नहीं करता है। आपको भी समझ में आ गया ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछे, सेल बताइए यदि मैं प्रॉफिट कितना कमाना चाहता हूँ 12 कौन सी सेल निकालना चाहते हैं, एक्चुअल सेल या डिजायर सेल। डिजायर सेल बिल्कुल सही जवाब। अब डिजायर सेल का निकालने का फॉर्मूला क्या है। हाँ जी, डिजायर सेल निकालने के फॉर्मूले यदि मुझे रुपीस में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। और ये आंसर यदि यूनिट्स में निकालना होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या करता है डिवाइड करता। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि फिक्स कॉस्ट है मेरी 15,80,000, डिजायर प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना चाहते हैं 12 लाख रुपए, पीवी रेशो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी 40% 40%। तो जल्दी से बताइए कितना लिखूं। 27,80,000 डिवाइडेड बाय 40%। कितना लिखूं 69,50,000। कोई दिक्कत। चलिए फटाफट से नोट कीजिए। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिखना है, नीट एंड क्लीन। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है, फिर कैलकुलेशन शो करना है। डायरेक्ट कुछ नहीं करके दिखाना। जितना मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वैसे आपको एग्जाम में लिखना है हर चीज। अगर क्या होगा एक फॉर्मूला याद हो जाएंगे, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूले की वैरायटी भी पता चल जाएगी, किस फॉर्मूले को कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है। और दूसरा कैलकुलेशन भी करनी होगी, तो सही फॉर्मूला यूज करोगे तो वैल्यू भी सही पुट करोगे, आंसर भी सही आएगा। तो 24 क्वेश्चन होने के बाद में नेक्स्ट कौन सा करना था 23। लिखा भी सबने। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं। 24 होने के बाद में आपका नेक्स्ट कौन सा करना है 23। पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें डायरेक्ट क्या क्या चीजें निकालनी है। हमें क्वेश्चन में लिखा है एन एनालिसिस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में रखिए सेल की। अब वेरिएबल कॉस्ट यदि परसेंटेज में रखे तो उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो। यदि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में रखे तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी रेशो में आ जाएगी। अब वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल का भी पार्ट आता है, लेबर का भी आता है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। आपको याद होगा वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या कहा था मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस वेरिएबल फैक्ट्री वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल सेलिंग, मतलब जितने भी वेरिएबल पार्ट है सब क्या कर दो ऐड कर दो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरा पहला वर्गीकरण क्या है, यदि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में रखे समझ लो क्या चीज है वेरिएबल कॉस्ट रेशो है। अब इसमें मटेरियल का कितना परसेंट पार्ट है 32.8%, लेबर का कितना परसेंट है 28.4%, 12.6%, 4.1% और 1.1%। अच्छा ये परसेंटेज क्या शो कर रहा है, ये कहते हैं जो भी सेल वैल्यू होगी, मान लो सेल वैल्यू सपोज करते हैं 10 लाख है, मुझे नहीं पता कितनी, मैंने 10 लाख बोल दी, ये कहते हैं 10 लाख का 32.8% करके जो वैल्यू आएगी 3,28,000 वो आपकी मटेरियल कॉस्ट होगी। 10 लाख का 28.4% 2,84,000 क्या आएगा लेबर कॉस्ट आएगी। मुझे नहीं पता कि सेल वैल्यू कितनी, मैंने समझाने के एग्जांपल में 10 लाख बोल दिया। 10 लाख हो भी सकती है, 11 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। तो यदि मैं जितनी भी परसेंटेज हम सबको ऐड कर दूं 79%, तो 79% मेरे पास क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो आएगा। अब यदि वेरिएबल कॉस्ट रेशो 79% है तो आप ये समझो आपको क्या मिल गया पीवी रेशो। देखो हर क्वेश्चन में मैं दो तीन चीजें ढूंढने की कोशिश करता हूं, या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिले, या फिक्स कॉस्ट मिले, या पीवी रेशो मिले, या वेरिएबल कॉस्ट मिले। तीन चार चीजों में से कुछ भी मिले तो अगली चीज ढूंढना मेरे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो 100% माइनस क्या लिखना आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अब यदि 100% में से मैं 79% माइनस कर दूंगा तो मेरे पास तो 21% क्या देगा पीवी रेशो आ जाएगा। चलिए अच्छा फिक्स कॉस्ट भी देखिए क्वेश्चन में, तो मैं फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकता हूं। फिक्स कॉस्ट हमेशा मैं किसमें ढूंढना पसंद करता हूं अमाउंट में, और उसके लिए इन्होंने मुझे क्या कहते हैं फिक्स द फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स द फैक्ट्री ओवरहेड, फिर देखा फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिक्स द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सबको प्लस कर दो। कितना कितना अमाउंट है सबका 1,89,900, 58,400, 6,67,00 और इन सबको प्लस करने के बाद आपके फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 3 है। एक बार फिर चेक करो 3,15,000 है। 1,89,900, 58,400 और 6,67,00 दो तीन बार करने के बाद कैलकुलेशन करा दिए तो या तो अपने घर बैठे बात की दवाई चलो ये कैलकुलेटर खराब हो गया ठीक है ना। यदि 3,15,000 आते हैं तीनों का टोटल तो सही है कितना सबका ठीक है। अब 3,15,000 की फिक्स कॉस्ट आगे देखिए क्वेश्चन में बजट सेल रखे 18,50,000 ठीक है। हमने सोच के रखा कि हमारी सेल कितनी होगी 18,50,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन बीबी सेल। सॉल्यूशन में पहला आंसर क्या निकालने को बोलते हैं, सॉल्यूशन में फर्स्ट आंसर हमें निकालना है बीबी सेल। कोई तरीका बताओ मुझे क्या लिखूं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो बिल्कुल सही जवाब। तो फॉर्मूला यदि सही होगा तो जल्दी से आंसर क्या देगा 3,15,000 3,15,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है और 21% मेरी पीवी रेशो है। तो हम लिख सकते हैं 15 लाख, मतलब बीपी सेल आ गई 15 लाख रुपए, मतलब 15 लाख की वो सेल है जिसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। कितनी सेल तक कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। तो 15 लाख के बाद जो सेल होगी वो एमएस बनेगी और उस एमएस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो आपका क्या बन जाएगा प्रॉफिट बन जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट क्या पूछते हैं प्रॉफिट एट बजटेड सेल बताइए। प्रॉफिट एट बजटेड सेल और प्रॉफिट निकालना है ठीक है। जब भी प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। हमें सेल रखिए और प्रॉफिट निकालना है, सेल रखिए प्रॉफिट निकालना है। जब भी सेल रखी हो प्रॉफिट निकालना हो तो क्या ध्यान रखना है हमारी सेल्स को किससे मल्टीप्लाई करो पीवी रेशो से। जैसे बोलते मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था और माइनस क्या कर दो फिक्स कॉस्ट कर दो। इससे आसान कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा प्रॉफिट निकालने के लिए यदि क्वेश्चन में सेल दे रखी है। तो मैंने क्या देखा कि मेरी सेल कितनी है, मेरी सेल कितनी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। प्रॉफिट एट बजटेड सेल कौन सी प्रॉफिट निकालनी है बजटेड सेल वाली। तो बजटेड सेल कितनी है क्वेश्चन में 18,50,000 पीवी रेशो कितने 21%, फिक्स कॉस्ट कितनी है 3,15,000। अब 18,50,000 का
15 माइनस किया तो 73,500 आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ध्यान रखना प्रॉफिट कौन सी सेल पे, प्रॉफिट एट बजटेड सेल। ये जो बेटे प्रॉफिट आपने निकाला कौन सी सेल पे निकाला, बजटेड सेल पे निकाला। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या पूछते हैं, थर्ड पार्ट में क्या पूछते हैं, यदि आपकी सेल ड्रॉप हो जाए 10% से तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डिजायर सेल जो आपकी बजटेड सेल से 10% के कम। मुझे कैसे पता लगा बजटेड सेल के बारे में बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे लास्ट तक तो पता चल जाएगा। ड्रॉप बाय 10% और इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम बजटेड सेल। इसमें जो 10% सेल घटानी है तो कौन सी सेल से घटानी है, बजटेड सेल से। तो बजटेड सेल कितनी अपनी 18,50,000, उसमें से 10% घटाया तो यदि 18,50,000 में से अपनी सेल 10% कम हो गई तो रिड्यूस होने के बाद आपकी सेल कितनी आएगी, 16,65,000, 16,65,000। अब 16,65,000 की सेल आने के बाद आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट तो निकाल दोगे, प्रॉफिट निकालने का चमत्कारी फॉर्मूला के सामने लिखा हुआ है, सेल इनटू पी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल कितनी है 16,65,000, पी रेशियो कितनी है 21%, फिक्स कॉस्ट कितनी है 3,15,000। अब 16,65,000 का 21% निकाला आपने तो 349,650 और इसमें से माइनस किया 3,15,000 तो आपके पास प्रॉफिट कितना देगा 34,650, 34,650 रुपये। कोई दिक्कत इसमें। तो यदि वो कहते हैं सेल 10% घटेगी तो बढ़ा दो, बढ़ेगी तो बढ़ा दो। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं 5% सेल बढ़ानी है तो फिर से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, डिजायर सेल। और इस बार जो डिजायर सेल होगी वो आपकी बजटेड सेल से 5% होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि 18,50,000 में आपको 5% क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। 18,50,000 का 5% प्लस करके कितना आएगा 19,42,500। ठीक है। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो सेल इनटू पी रेशियो माइनस माइनस फिक्स कॉस्ट। और 19,42,500 का 21% निकाला और इसमें से हमने 3,15,000 के फिक्स कॉस्ट माइनस की तो आपके पास में आएगा 3 माइनस करने के बाद 92,925। ठीक है। एक तरीका तो ये था आपका प्रॉफिट निकालने का। दूसरा भी तरीका बता सकते हैं, आपको पता है कौन सी सेल प्रॉफिट कमा के देती है, एमओएस। तो यदि आपकी रिवाइज सेल 19,42,500 है, 2 मिनट समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी 19,42,500 आपकी सेल है और इसमें से बी भी सेल 15 लाख है तो बची हुई सेल कौन सी होगी, एमओएस है। एमओएस को पी रेशियो से क्या करो, मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ध्यान से समझिए। यदि आपको एमओएस निकालना होता है 2 मिनट के लिए आप कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को किससे डिवाइड करते हैं, पी रेशियो से। और एमओएस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी सेल रखी होती है क्वेश्चन में, चाहे वो डिजायर सेल है एक्चुअल सेल कोई भी सेल है, उस सेल में से क्या माइनस कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। एमओएस का फॉर्मूला क्या, सेल माइनस बी भी सेल। अभी मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डिजायर सेल्स माइनस बी भी सेल इनटू पी रेशियो। डिजायर सेल कितनी थी भाई 19,42,500 और बी भी सेल कितनी थी, इन दोनों का डिफरेंस एमओएस आ जाएगा और इसका कितने परसेंट कर दो, 21% कर दो। तो देखो मैच करता नहीं करता, कितना है 4,42,500 इंटू 21%, 21% किया कितना है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। हम सबको पता है कि प्रॉफिट कौन सी सेल पे आता है, एमओएस पे। तो यदि मुझे किसी क्वेश्चन में एमओएस पता चले तो सीधा पी रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। मैंने कुछ चमत्कार नहीं किया, नॉर्मल है तो सबको पता है कि प्रॉफिट का कनेक्शन कौन सी सेल से, एमओएस से। और एमओएस कौन सी सेल होती है, बीपी सेल के बाद की सेल। यदि बीपी सेल 15 लाख है तो 15 लाख के ऊपर जो भी सेल होगी सारी की सारी एमओएस होगी और उसको पी रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ऑलरेडी कर सकते हैं आप। 19,42,500 आपकी सेल है, 15 लाख से ऊपर कितनी सेल है, 15 माइनस कर दिया तो 4,42,500 आपकी होगी एमओएस और उसको आपने पी रेशियो 21% से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए 23 क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, तो जरूरी है कि जैसे मैंने किया आप भी वैसे करें। तो सबसे आसान तरीका क्या लगता है मुझे, तो प्रॉफिट निकालने का, सेल इनटू पी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। कौन सा करना, 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 17। तो 23 क्वेश्चन में जो भी हमने किया उसमें प्रॉफिट मुझे 3 बार निकालना था। एक बार बजटेड सेल 18,50,000 पे और 2 बार डिजायर सेल पे। अच्छा सेल कोई सी भी हो, एक्चुअल सेल हो, बजटेड सेल हो, डिजायर सेल हो, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सबमिट करेगा, सेल इनटू पी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है सबने। चलिए तो नेक्स्ट देखिए आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट बीपी सेल इन अमाउंट। मतलब रुपीस में बीपी सेल निकालनी है तो बीपी सेल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट और साथ में क्या चाहिए, पी रेशियो चाहिए। तो क्वेश्चन में मुझे क्या क्या जानकारी देती है पहले तो वो लिखता हूं। सबसे पहले मैंने देखा मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है कितनी 20 रुपीज। उसमें से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो मुझे एक तो देखे 11 रुपए और दूसरा कितना देखे 3 रुपए। तो 11 प्लस 3 कितना हो गया 14। तो आपके पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा 6 रुपया देगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या देखा है, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट रखी है तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड प्लस क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5,40,000 रुपए का फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और 2,52,000 रुपए का फिक्स सेलिंग कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो कितना लिख सकता हूं फिक्स कॉस्ट 7,92,000 बस। तो मेरे पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया, मेरे पास में फिक्स कॉस्ट भी आ गया। लेकिन बीपी से निकालना है, बीपी में तो उसके लिए मुझे एक मल्टीपल बनाना पड़ेगा किससे,
नाम का पीवी रेशियो का। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो 6 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 आपके पास कितना देगा 30%। फिर बच्चे क्या करते हैं वो तो बिना काटे आंसर निकालते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं। जमाना किसका कैलकुलेटर का, तो काटना पिटना कुछ नहीं है, ऐसा करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं। 30% पीवी रेशियो आ गया। अब सबसे पहला सॉल्यूशन क्या निकालना है, बीबी सेल्स निकालनी है। फॉर्मूला बताओ क्या लिखूं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यदि मैं फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करता हूं तो मुझे फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है जो कि कितनी है इस क्वेश्चन में 7,92,000। उसको मैंने 30% से डिवाइड कर दिया 26,40,000। चलिए पहला आंसर तो हमने निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें। पॉइंट नंबर 2, हाउ मेनी यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 60,000 पर ईयर। कहते हैं कितनी क्वांटिटी बनाकर बेची जाए जब इतना जरूरी है कि उसको बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हो 60,000। क्या देता है डिजायर प्रॉफिट, क्या निकालना है डिजायर सेल। डिजायर सेल किसमें निकालना है यूनिट्स में। फॉर्मूला बताओ क्या लिखूं, डिजायर सेल्स मुझे किसमें निकालना है यूनिट्स में। फॉर्मूला क्या लिखा था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000, प्रॉफिट कितना चाहिए 60,000 का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 6 रुपये 6 रुपये। आंसर निकाल पाएंगे कितना लिखूं 1,42,000 यूनिट्स। यदि मैं 1,42,000 यूनिट बेचूं तो मैं कितना प्रॉफिट कमा पाऊंगा 60,000। मतलब 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 1,42,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तीसरा पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, 2 मिनट के लिए 5 मिनट के ले सकते हैं। बच्चे कहते सब वही पार्ट नहीं हो रहा था बेटा आपने 2 पार्ट करा दिए है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो आता था वो तो आपने करा दिया, जो नहीं आता तो आपने करने के लिए दे दिया। इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं कोई तो कर पाएगा। लेकिन कोई भी नया पॉइंट आता है कोशिश तो क्या करो, मैं भी कहूँगी मैंने कोशिश की मुझे नहीं आ रहा मान लो फिर गाना तो पड़ेगा। देखिए 17 का थर्ड पार्ट ऐसा क्या है जो हमसे नहीं हो पा रहा, समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न नेट इनकम, मतलब प्रॉफिट 10% किसका सेल का। बड़ी अजीब सी बात है, कहते सेल क्वांटिटी कितनी बेचें वो बताइए, मतलब डिजायर सेल पूछा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो भी डिजायर सेल का कितना है 10%। मतलब जो चीज पूछ रहे हैं उसी पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया assumption का सहारा लिया, assume डिजायर सेल्स इन यूनिट्स बी एक्स। ठीक है डिजायर सेल यूनिट्स में हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, एक्स यूनिट बेच रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20 है। तो ऐसा करने से डिजायर सेल आपकी रुपीस में आ सकती है, यानी एक्स यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा रुपीस 20 आ गया। इससे फिर क्या निकल सकता है डिजायर प्रॉफिट निकल सकता है डिजायर सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट है भाई 10%। उसमें 20x का 10% यदि मैं कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा डिजायर प्रॉफिट कितना आएगा रुपीस 2x आएगा, हाँ है ना। कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करना है अपना चमत्कारी फॉर्मूला यूज करना है डिजायर सेल निकालने का। बताओ भी क्या फॉर्मूला था यूनिट्स में, हाँ फिक्स कॉस्ट इन रुपीस प्लस डिजायर प्रॉफिट इन रुपीस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कर पाएंगे डिजायर सेल यूनिट्स में आपने किसके ऊपर माना था एक्स के ऊपर माना था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी थी, हाँ फिक्स कॉस्ट आपके पास थी 7,92,000 7,92,000। डिजायर प्रॉफिट कितना है 2x है, कितना है 2x है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 6 है। अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई आपको, सिर्फ क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 into x कितना हो गया 6x, और इसमें से 2x क्या कर दो माइनस, तो 4x बराबर आ जाएगा 7,92,000। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी लिख सकते हो 7,92,000 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से आपकी डिजायर सेल्स कितनी आ रही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या नहीं मिल पा रहा था डिजायर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था रुपीस में, और उसको निकालने का हिंट क्या दे रहा था कि जो भी आपकी सेल होगी उसका 10% आपका प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया आपको डिजायर सेल का 10%, पर डिजायर सेल नहीं पता रुपीस में, तो डिजायर सेल को रुपीस में निकालने के लिए क्वांटिटी को एक्स माना और सेलिंग प्राइस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो जब भी सेल क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे सेल वैल्यू आ जाएगी, तो सेल वैल्यू आगे 20x का 10% कितना देगा 2x। आप कह सकते हैं आपका डिजायर प्रॉफिट कितना देगा 2x आ जाएगा। रिपीट करना है तो पहले आराम से क्वेश्चन को समझा करो क्या क्या चीजें रखी है, क्या क्या चीजें आपको हिंट में दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हिंट मुझे बहुत अच्छा लगा कौन सा कि मेरा प्रॉफिट मेरी सेल का 10% है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है सेल को ढूंढना, और सेल को ढूंढने के लिए क्या किया क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। नोट कीजिए जल्दी से। मुझे पढ़ना शुरू है। देखिए 18 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दे रखी है, सेल मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट
सबसे बढ़िया काम की इन्फॉर्मेशन मुझे लगी ग्रॉस प्रॉफिट के नाम की। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आते हैं? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इस क्वेश्चन में मुझे हिंट क्या मिल रहा है वर्किंग नोट में कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करूंगा तो सबसे पहले शुरुआत किससे करूंगा? ये मैं वर्किंग नोट का काम कर रहा है। इसलिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मुझे कौन से अकाउंट में विजिबल होता दिखाई देता है? ट्रेडिंग में। तो मुझे हिंट मिल गया कि मुझे अपनी शुरुआत किससे करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट से। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा जिसकी मदद से बची हुई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखिए जल्दी जल्दी। फिजिकल पेपर है तो सारी चीज आपको करनी होगी, लिखनी पड़ेगी। ऑनलाइन पेपर होता तो कुछ चीजें बिना लिखे काम चल जाती, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले सेल दिखाई दे रहा है, तो मैंने सेल लिख दिया कितना? 1 लाख रुपए। फिर मुझे दिखाई दे रहा है मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 40,000। फिर मुझे दिखाई दिया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15,000, 15,000, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई 15,000 रुपए। फिर क्वेश्चन में लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। प्लीज ध्यान दीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और दूसरा कौन सा हो सकता है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। यानी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दूसरा कौन सा है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। और आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मुझे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कितना? 20,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिखाई दिया? वो भी 20,000। अच्छा दोनों साइड का टोटल कितना होना चाहिए? यदि प्रॉफिट आ रहा है इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, और क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख है, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? 1 लाख रुपए। अब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा? पीएनएल में। ये 20,000 यहाँ ट्रांसफर होगा ना। फिर आपने यहाँ पे लिखा 2 सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। दो तरीके होते हैं ये भी, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यानी क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस है या ग्रॉस प्रॉफिट था? तो प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट है नेट लॉस है? अब नेट लॉस आपको पता कहां पे आता है? यदि नेट प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड का आता, और यदि नेट लॉस है इसका खर्चे जाता है ग्रॉस प्रॉफिट कम है। कितना? तो इस साइड का टोटल कितना आएगा? 25,000, 25,000। और फिक्स्ड फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दिया हुआ आपको? 10,000 दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर ढूंढनी है चीजों को। तो एक बैलेंसिंग फिगर तो आपके पास ये आ जाएगा और एक बैलेंसिंग फिगर आपके पास नहीं आ जाएगा। तो दोनों बैलेंसिंग फिगर कितनी कितनी है? इसमें कितना लिख सकते हैं? 5,000, और इसमें कितना लिख सकते हैं? 15,000, 15,000। तो ये मेरा वर्किंग नोट का काम कर रहा है। अब देखते हैं सॉल्यूशन में जो चीजें मांगी गई हैं वो फटाफट से लिख देंगे, तो नोट कर लीजिए। हाँ जी रिपीट करना है। सबसे पहले बताइए इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीरियड बनाने का मेरा मन क्यों करा? क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया पॉइंट क्या दिखाई दिया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मुझे हिंट मिल गया कि मुझे इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना चाहिए किस नाम से? ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने कहा ट्रेडिंग बनाते तो साथ साथ क्या बना लो? पीएनएल बना लो। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्या मिला? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 रुपए, और पीएनएल अकाउंट बनाकर क्या मिल गया? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 15,000। अब क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे थे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 15,000। पहला आंसर कितना गया? 15,000। नोट कर लिया सबने? बता दो उसको। चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा? पॉइंट नंबर 1 आपसे पूछे वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आप इसे लिख सकते हैं कि हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से इसे ढूंढ लिया कितना? 15,000। 15,000 निकाले ना आपने? 15,000। सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछे? कंट्रीब्यूशन पूछे। अब क्वेश्चन में मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करूं? कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट कर दो माइनस। अब दिक्कत है कि वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास नहीं है, पर सेल तो है। सेल कितनी है? 1 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ के निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी तो वेरिएबल कॉस्ट है ना। भाई मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट तो ऑलवेज क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब ओवरहेड में फिक्स पार्ट फिक्स होगा, वेरिएबल पार्ट वेरिएबल होगा। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाई थी, और मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट भी समझाए थे मेन पॉइंट के नाम से, उसमें भी लिखा था। अब जल्दी से बताइए कितना कितना अमाउंट लिखना है? 40,000, 15,000, कितना है? 5,000 और 15,000। कितना लिखूं? 75। अभी मेरी वेरिएबल कॉस्ट 75,000 है और सेल वैल्यू 1 लाख रुपए। तो कंट्रीब्यूशन जो मेरे को नहीं मिल पा रहा था अब मिल गया 25,000। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या निकालना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। तो जैसे मैंने मुझसे कंट्रीब्यूशन पूछा, मैंने देखा सेल देखी है, तो मैंने क्या किया? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नहीं देखी तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा आपसे? यानी क्या पूछ रहे हैं? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड क्या निकालना पड़ेगा या ऑलरेडी निकाल चुके हैं? निकाल चुके हैं। वर्किंग नोट से देख के लिख दो कितना? 5,000। अब क्वेश्चन में बीबी से पूछ रही, तो बीबी से निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्या कहते हो? सबसे पहले दिमाग में क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। दो फिक्स कॉस्ट दे रखे क्वेश्चन में। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20,000 और फिक्स सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो
फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 30,000। अब पी रेशो निकाल लो। पी रेशो कैसे निकालते हैं? पी रेशो कैसे निकालें? कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100 कितना देगा 25%। कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 है, सेल 1 लाख है, तो 25,000 1 लाख का कितना हुआ 25%। बताइए कितना देखो 1,20,000। 30,000 के फिक्स कॉस्ट समझ में कैसे निकालिए? देखो फिक्स कॉस्ट दो बार देखिए क्वेश्चन में, एक फैक्ट्री के नाम से 20,000 और एक सेलिंग के नाम से 10,000, तो 20,000 प्लस 10,000 मिलाकर कितना आ गया 30,000। पहले 4 पार्ट में कोई भी पार्ट रिपीट करना है जल्दी बताइए। फर्स्ट 4 पार्ट में कोई भी दिक्कत है पूछे जल्दी से। अच्छा लास्ट पार्ट क्या पूछे? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपसे पूछे, बताओगे भाई फार्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? यदि मुझे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो फैक्ट्री का यूज तो कहां तक होता है? सिर्फ कहां तक होता है? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट से यदि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है मैं लिखूंगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला याद हो आपको, रेशियो चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल कितनी है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। आंसर ठीक है। यदि क्वेश्चन में फैक्ट्री वर्ड ना लिखा होता प्लीज आंसर समझे एग्जाम में, यदि एग्जाम में सिर्फ लिखा होता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कॉस्टिंग के अंदर एज पर कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या लिखते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट क्या लिखते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यदि आपसे इसका क्या लिखा होता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता, पर इस क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं दे रखा बल्कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखा है। यदि पहले सेलिंग लिखा होगा तो सेलिंग ओवरहेड माना जाएगा, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माना जाएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि क्वेश्चन में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा है तो कौन सा ओवरहेड है? सेलिंग ओवरहेड है। और यदि यहां पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड तो पहले नाम किसका है? बस आपको ये ध्यान रखना। आपने अकाउंट में भी पढ़ा वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो वो वेजेस माना जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। सैलरी एंड वेजेस लिखा होता है तो वो पीएनएल में लिखा जाता है। दो नाम पहले होगा हमें समझ मतलब ठीक है। तो इसलिए मुझे अभी इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट कौन सा आपका क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए 19 नंबर में तो फॉलोइंग डाटा रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लांट कैपेसिटी 4 लाख यूनिट एक साल की, मतलब जो प्लांट हम यूज कर रहे हैं हम एक साल में कितनी यूनिट बना सकते हैं? 4 लाख बना सकते हैं। अब जरूर जितनी हमारी कैपेसिटी हो हम उतना बनाएं, हम उतना बनाएंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या कहते हो कितनी रिक्वायरमेंट है? तो घर के अंदर प्रेशर कुकर होता है 5 लीटर का, तो हर बार सब्जी 5 लीटर बनेगी, मतलब एक घर में 5 लीटर सब्जी बनाने क्या करेगा? बस समझ रहे? तो कैपेसिटी 5 लीटर की है और यदि आपको 1 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो आप कितना काम करेंगे? 1 लीटर का। 2 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो 2 लीटर का। ऐसे मान लीजिए मार्केट से मटेरियल से दूध लेके आते हैं, अब आपका 6 लीटर का डोल है बर्तन, और आप बोलिए दुकानदार से 6 लीटर में खरीद रहोगे, रिक्वायरमेंट कितनी है हमें उससे मतलब है। तो 4 लाख यूनिट बना सकते हैं एक साल में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है 40%, मतलब अभी हम 40% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब 1,60,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं। आपको क्या लगता है आपकी कैपेसिटी अभी कितनी यूज हो रही है? 40% यूज हो रही है। खाली कितनी है 60%, तो खाली बहुत ज्यादा है और यूज कम हो पा रही है। एक्चुअल फॉर द ईयर 1982 सेलिंग प्राइस कितनी देखिए क्वेश्चन में 50, मटेरियल कॉस्ट कितनी है 20, वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 15 रुपए। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 35 आएगी। फिक्स कॉस्ट कितनी है 27 लाख। इन ऑर्डर टू इंप्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी चाहती है क्योंकि जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी 60% बढ़ी हुई है उसे भी क्या करें यूटिलाइज करें, क्योंकि जब आपकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी यूटिलाइज होने लगेगी फायदा क्या होगा? सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जितनी पहले उतनी बढ़ेगी, बस सेल के बढ़ने से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा प्रॉफिट बन जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फॉलोइंग प्रपोजल्स आर कंसीडर, कुछ प्रपोजल्स हमारे पास है जिनको हम कंसीडर करें। पहला प्रपोजल क्या है? आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या कर दो 10% बढ़ा दो। यदि सेल ज्यादा नहीं हो पा रही तो सेल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिस्काउंट देना पड़ता है। और डिस्काउंट देने का फायदा क्या होगा? कस्टमर को सामान सस्ता मिलेगा तो वो दूसरे की जगह आपसे खरीदेगा। एंड स्पेंड एडिशनली 3 लाख ऑन सेल्स प्रमोशन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सेल्स प्रमोशन के लिए कितने लाख रुपए खर्च करो 3 लाख। तो मुझे बात नहीं समझ आ रही, यदि मैं सेल्स प्रमोशन पे 3 लाख का खर्चा करूंगा तो इस 3 लाख को क्या मान के चलूंगा? फिक्स या वेरिएबल? मेरा खर्चा जो होगा 3 लाख का वो फिक्स नेचर का होगा या वेरिएबल नेचर का होगा? जल्दी बताइए। कुछ तो बोला करो। वेरिएबल क्यों? वेरिएबल की पहचान क्या बताई मैंने आपको? वो पर यूनिट में होना चाहिए, किस होना चाहिए पर यूनिट। इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि 3 लाख रुपए खर्च करके मेरी कितनी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इन्होंने कहा सेल बढ़ेगी 3 लाख रुपए खर्च करके, अब कितनी बढ़ेगी? 1 यूनिट बढ़ेगी, 2 यूनिट बढ़ेगी, 10 यूनिट बढ़ेगी, 1 लाख यूनिट बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी नहीं पता ना, सिर्फ उन्होंने क्या दे दिया अमाउंट दे दिया। तो जब कोई खर्चा आपका बढ़े और उसका यूनिट का पता चले कितनी यूनिट का फर्क पड़ रहा है तो फिर आप उसे क्या मान के चलेंगे? फिक्स मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? फिक्स। बस समझ में
तो फिक्स कॉस्ट इसे क्यों मान के चल रहे 3 लाख को, क्योंकि 3 लाख रुपए का अमाउंट खर्च करने के बाद क्वांटिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये हमें पता नहीं। तो क्वांटिटी 10 भी बिक सकती है ज्यादा, 50 यूनिट भी ज्यादा बिक सकती है, 50,000 यूनिट भी ज्यादा बिक सकती है। समझ में आ गया कि जब क्वांटिटी को बिना कंसीडर करे कोई अमाउंट खर्च कर दे तो क्वांटिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और बिना क्वांटिटी को कंसीडर करे जो खर्चा किया जाता है कौन सा होता है, फिक्स होता है। कौन सा खर्चा फिक्स है। देखो सोच बदल गई ना आपकी। तो एग्जाम में आपने सोच गलत रख दी, क्वेश्चन करेगा गलत हो जाएगा। हर क्वेश्चन में मैं आखिर बैठूंगा आपके साथ में, आप सोचोगे सर वहां गए और सारे क्वेश्चन करके दे रहे हैं, कैसे होगा। सोचो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट किसके बारे में, फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो मैंने इस रूम में व्हाइट वॉश कर दिया, ये सोच के बच्चे आएंगे देखेंगे व्हाइट वॉश साफ सुथरी जगह, बच्चे बढ़ेंगे मुझे ऐसा लगता है, इसलिए सोच के मैंने व्हाइट वॉश कर दिया। ठीक है ना। कितने बच्चे बढ़े जब मैंने खर्चा किया था व्हाइट वॉश का, मुझे नहीं पता था कि 2 बढ़ेंगे, 10 बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे, 40 बढ़ेंगे, 50 बढ़ेंगे। वो खर्चा मेरे लिए कौन सा हो गया, फिक्स हो गया ना, क्योंकि बिना स्टूडेंट को कंसीडर करे मैंने अपनी जैसे पैसे खर्च कर दिए। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है। हाँ जी, पहला प्रपोजल क्या कहता है, प्रपोजल 1 आप भी लिखते रहो, प्रपोजल सेकंड। पहले प्रपोजल में हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आपके क्वेश्चन में कितनी थी 50, 10% घटाने की बात की इन्होंने। अच्छा मैं कोई सामान सस्ता बेचूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि बनाऊंगा भी सस्ता, सस्ता बेचना एक अलग चीज है, बनाने की कॉस्ट तो क्या लगेगी, सेम लगेगी। अब ये बुक बनाने में, ये जो बुक मैं आपको यूज करता हूं बनाने के लिए, इस बुक को बनाने में मुझे मान लीजिए प्रिंटर जो प्रिंट करता है बुक को पब्लिश करता है वो 500 रुपए लेते हैं बुक के, तो ये 500 की लगेगी ना। अब इसको 700 में बेचूं, 700 रुपए मेरे कितने की 500 रुपए, 600 में बेचूंगा तो 500 की, और 400 में बेचूंगा तो कितने की 500। तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क थोड़ी पड़ा सामान सस्ता बेचने का, सामान सस्ता बेचो या महंगा बेचो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि क्वेश्चन में अलग से इंफॉर्मेशन ना दे दो। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है क्वेश्चन में, एक जगह थी 20 रुपीस और दूसरी जगह थी 15 मतलब 35, तो कितना लिखा है 10 रुपए। अच्छा दूसरे प्रपोजल में सेलिंग प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो तो कहते थे सेल्स प्रमोशन के बाद खर्चा कर दो कितना 3 लाख रुपए, तो अब आपका कंट्रीब्यूशन कितना देगा, पहले केस में 10 रुपए और दूसरे केस में कितना 15 रुपए। पहले केस में आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैंने देखा मेरी जो फिक्स कॉस्ट है प्रपोजल 1 में वो 27 लाख रुपए, लेकिन प्रपोजल 2 में हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30 लाख। 30 लाख समझना कैसे, 27 लाख तो थी, 3 लाख का सेल्स प्रमोशन का खर्चा कर दिया तो 27 लाख प्लस सेल है कितना देगा 30 लाख देगा। और ये जगह मैंने किराए पे रखी है 25,000 रुपए महीने पे, मैंने एक रूम और ऐड कर दिया यहाँ पर, उसका किराया 10,000 और दूंगा, तो किराया अब मेरा टोटल कितना रहेगा 2500 पहले जाएगा था तो आगे भी जाता रहेगा, और 10 मैंने और नए रूम का भी देना चालू करना है, तो मेरा किराया अब टोटल कितना जाएगा 25 + 10 ऐसे जाएगा ना। तो पहले मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी थी 27 लाख, और मैंने कितनी फिक्स कॉस्ट लगा दी 3 लाख, तो 27 + 3 लाख कितना लगेगा 30 लाख। अब क्वेश्चन में हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 5 लाख, कंडीशन नंबर 3 वो कहते हैं इतनी क्वांटिटी बेचकर बनाओ जिससे हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना दे, चाहे वो प्रपोजल 1 हो या प्रपोजल 2 हो, प्रॉफिट आपको कितना मिलना चाहिए 5 लाख। अब आंसर निकाल दो, क्या पूछ रहे हैं आपसे भाई, क्या पूछ रहे हैं डिजायर से पूछ रहे हैं, किसमें यूनिट्स में, फॉर्मूला बताओगे। हाँ डिजायर सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट का डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 27 लाख, डिजायर प्रॉफिट कितना है 5 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 10 रुपए। अच्छा एग्जाम में वो स्टूडेंट समझ रहे जो पूरा पेपर करके 40 लाख, या वो समझ रहे जो 50 करके 40 लाख, अरे आए तो 40 ही है, होशियार तो दोनों ही बराबर है। हम मुझे 500 ज्यादा होशियार तो क्या होगा सर दोनों के 40 आए, पर मेरी नजर में तो वो शायद है इससे 50 का पेपर करके कितना लाया 40, एक तो टाइम भी बचाया उसने, दूसरा उसने शीट भी बचाई, तीसरा उसने टाइम भी बचाया, नहीं पूरा पेपर करने के बाद भी 40 आ रहा है, एक्स्ट्रा शीट पर शीट के जा लो, जरा एक तो फिर काट दो, जरा एक तो फिर काट दो, पेपर की वजह से इनकी वजह से आपके अपने समय की कीमत वेस्ट। 50 का पेपर करो फटाफट से बाहर निकलो और अपने काम पे रखो, जहां पे काम करते थे कुछ कमाओगे ना 1.5 घंटे में, खाली थोड़ी बैठे हो। मैं इस एग्जांपल से क्या प्रूव करना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं कि यदि रिजल्ट सेम है तो जहां पे एफर्ट कम लगे मान लीजिए तो वो बढ़िया ना। अब ए स्टूडेंट 100 नंबर का पेपर करके आ रहा है 40 नंबर लेके आता है, बी स्टूडेंट 50 नंबर का पेपर करता है 40 नंबर लेके आता है, तो ए और बी में मेरे लिए तो ज्यादा बढ़िया कौन सा स्टूडेंट है बी है ना। आई दोनों के 40 है, मार्क्स के हिसाब से दोनों बराबर हैं, पर एफर्ट किससे कम लगे बी के, तो बी ने समय बचाया ना, ऐसा भी बचाया और कमा के भी 1.5 घंटे कुछ ना कुछ काम किया उसने 1.5 घंटे। तो अब आप ये बताओ यहाँ पे आंसर कितना है जल्दी से, पहला आंसर है 3,20,000 का, 3,20,000 का, और दूसरा यूनिट्स या तो कमी के या ज्यादा। अभी कैलकुलेटर है आधा बोली मिल जाएगा आपको, मान लीजिए आधा कैलकुलेटर मुझे दे दो, आधा कैलकुलेटर मुझे दे दो, ये कैलकुलेटर मान लो ये रिमोट कंट्रोल है तो आधा बोली करके देंगे आपको, ये आधा टाइम मुझे दे दो, आधा टाइम मैं कंट्रोल कर दो, या फिर यूनिट कम दोगे या एक यूनिट ज्यादा दोगे। तो मैंने यहाँ पे 2,33,333 लिखो या 2,33,334 लिखो। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है 19, पर यहाँ से डिसीजन मेकिंग का पॉइंट शुरू है कि कौन सा प्रपोजल कंपनी के बेटर है, कौन जवाब देना चाहेगा हाथ कर रहे। मेरा क्वेश्चन समझना है क्या पूछा मैंने आपसे, डिसीजन मेकिंग का पॉइंट पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा प्रपोजल कंपनी के बेटर है, तो आपका क्या आंसर होगा प्रपोजल 2। क्यों, देखो प्रॉफिट तो सेम ही कमा रहे हो, प्रॉफिट तो सेम ही कमा रहे हो, और यहाँ कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी 3,20,000 ज्यादा पड़ते हैं, पेपर 100 नंबर का करना पड़ता है, नंबर कितने आ रहे हैं 40, 3,20,000 में बेच के 5 लाख कमा रहे हो, और यहाँ पे कम मेहनत करके भी कितना कमा रहे हो, कौन बढ़िया कम मेहनत प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल टाइम पास ले बोलिए आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा क्वेश्चन से। तो यदि आपसे पूछ रहे कौन सा प्रपोजल बेटर है तो आपका आंसर क्या होगा प्रपोजल सेकंड इज बेटर देन 1। क्यों, क्योंकि लेस क्वांटिटी बेच कर भी हम सेम प्रॉफिट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सोचना तो पड़ेगा भैया, सोचना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, फॉर्मूले सारे सिंपल फॉर्म है, बस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। आप हर क्वेश्चन देखो पहले मैं मल्टी बनाता हूं, सबसे पहले क्या ढूंढने की कोशिश करता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या ढूंढने की कोशिश करता हूं फिक्स कॉस्ट, उसके बाद यदि पी रेशियो की जरूरत पड़ेगी तो उसे निकालने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन 20। ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम में ना काफी सारे क्वेश्चन आते हैं मार्जिनल के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, किसी में कुछ पूछते हैं, किसी में कुछ पूछते हैं। 20 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा 8 नंबर का, इसमें 2 पार्ट पूछ रहे हैं, पहला पार्ट है 2 नंबर का और दूसरा पार्ट है 6 नंबर का। आपको कैसा मुझे तो 2 पार्ट दिखाई
क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं पर दिमाग बहुत खर्च करना है, खर्च करने वाला यूज होता है। 20 क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि काम काम करना है, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए माइंड ज्यादा यूज करना है। अच्छा, पहले दिन से मैं समझा रहा हूँ, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारी दो तरीके की सेल होती है, बीबी सेल और एक एमओएस। कौन सी सेल आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करती है? बीबी सेल। और कौन सी सेल आपको प्रॉफिट कमा के देगी? एमओएस। तो यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट कमाना है तो कौन सी सेल को ढूंढ लो और उसको पीवी रेशो से कर दो, तो भी क्या आएगा? प्रॉफिट। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका क्या? टोटल सेल इनटू पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन आएगा और उसमें से फिक्स कॉस्ट कर दो माइनस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद हो तो? कौन सा? 23 क्वेश्चन, 23 नंबर। ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने अभी बोले थे और मैंने यूज करके दिखाया था आपको। थोड़ी देर पहले की बात है, आज ही की बात है, सोचो की बात है, तो आप भूल गए। कौन बोलेगा दो फॉर्मूले जो मैंने अभी बोले थे आपको प्रॉफिट निकालने के? एमओएस इनटू पीवी रेशो, एमओएस इनटू पीवी रेशो। और एमओएस किसके बराबर होता है? वही बात कहते हैं, एमओएस प्रॉफिट के बराबर होता है। हम क्या मैं इस बात को समझाते समझाते कि एमओएस इज अ सेल नॉट प्रॉफिट। कितना समझाऊंगा आपको? ठीक है ना? आप ये सोचो प्रॉफिट बच्चे का नाम है और सेल बाप का नाम है, तो कभी भी बराबर नहीं होते। क्या आप बराबर कर देते हो? यदि वो बराबर हो गए तो सगे बाप बेटे नहीं होंगे, मान के चलें। ठीक है ना? तो बाप की उम्र भी 40 साल और बेटी की उम्र भी 40 साल, इम्पॉसिबल। ठीक है ना? और यदि 40 साल दोनों है तो रियल फादर सन नहीं, अडॉप्टेड होंगे। ठीक है, या तो फादर या सन। ध्यान से समझिए। तो अभी पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया 20 क्वेश्चन पे फोकस करो। हर चीज मैं करा दूंगा ना, कोई फायदा नहीं है। सोचिए क्वेश्चन एग्जाम में अगर सर ने नहीं कराया फिर क्या होता? दो ऑप्शन हो जाता, करते या छोड़ जाते। तो पहला ऑप्शन यूज करो, करना खुद ही है। क्वेश्चन नंबर 20, 20, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए। अरे कितना समझ लिया इतनी देर में आपने? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या समझ में आया? कोई बताना चाहेगा तो बताओ। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में आया? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड ब्रेक इवन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा यूनिट? सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? पहला पार्ट आपसे पूछ रहे हैं सॉल्यूशन में बीपी सेल्स बताइए, और बीपी सेल्स मुझे निकालना है वॉल्यूम कौन सा यूनिट्स में। तो फॉर्मूला क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में देखिए मुझे 18 लाख 2000, 18 लाख 2000, 20,000 नहीं 2000, 18 लाख 2000। यानी सेलिंग प्राइस है मेरे पास 69.50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 35.50। आप इसे ऐसे कह सकते हैं 18 लाख 2000 को 18 लाख 2000 को डिवाइड कर दो किससे? 34 से, तो कितना लिखें? 53,000। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टन में रखिए तो हम भी अपना आंसर कैसे लिख सकते हैं? टन में। तो यूनिट्स की जगह क्या लिख दो? टन लिख दीजिए। तो 53,000 टन आपके पास में तो सेल होगी, तो कौन सी सेल होगी? बीबी सेल होगी। दिस वॉल्यूम रिप्रेजेंट 40% कैपेसिटी। आपने जो बीबी सेल निकाली है, कितना निकाला है? 53,000 टन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 40% ऑफ टोटल कैपेसिटी। जो भी आपकी टोटल कैपेसिटी है उसका 40%। ध्यान से समझिए, जो आपने अभी 53,000 टन निकाला है वो कहने के लिए तो बीबी सेल है, लेकिन वो टोटल कैपेसिटी का कितना है? 40% भी है। मतलब 40% कैपेसिटी हम ये कह सकते हैं कितना है? 53,000। बस समझ आ गई? व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट फॉर एन एडिड प्रोडक्शन ऑफ 40% कैपेसिटी? मतलब आपकी बीपी से 53,000 टन है जो आपकी टोटल कैपेसिटी का 40% है। यदि इतना ही 40% और आप प्रोडक्शन कर लें तो कौन सी सेल बन जाएगी? अरे बीपी सेल के बाद जो भी सेल होती है कौन सी सेल बन जाती है? इस क्वेश्चन में क्या करें? यदि हम और 40% काम करें, और 40% काम करें तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा उस सेल पे? इसको पहले तो सेल का नाम क्या रखोगे? एमओएस रखोगे। और एमओएस पे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन क्या बन जाता है? प्रॉफिट। इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। और वो प्रॉफिट किसके बराबर होगा? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अर्न फ्रॉम एमओएस। एमओएस से जो आपने कंट्रीब्यूशन अर्न किया है वो सारे का सारा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। अब एमओएस कितना है? एमओएस कितना है? एमओएस कितना जल्दी बताओ? एमओएस भी कितना है? 40% ऑफ टोटल कैपेसिटी। अब 40% ऑफ टोटल कैपेसिटी 53,000 है तो दूसरा 40% भी तो कितना होगा? अरे पहला 40% 53,000 है तो दूसरा 40% भी तो कितना होगा? तो इसका एमओएस भी कितना है? 53,000 टन। अब इस 53,000 का क्या निकालना है? 53,000 पे क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है। और वो कंट्रीब्यूशन जैसे मिलेगा समझ लो किस स्टेप पर हो जाएगा? प्रॉफिट स्टेप पर हो जाएगा। क्योंकि एमओएस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है वो सारा का सारा प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि उस एमओएस पे फिक्स कॉस्ट क्या दिया? जीरो थी। ये बात तो शुरू से बता रहा हूं मैं आपको। तो पहला पार्ट यदि 2 नंबर का हो और दूसरा पार्ट यदि 6 नंबर का हो, 2 नंबर का आप क्या करें? 6 नंबर में कर देंगे। एग्जाम में 8 नंबर का आज गया क्वेश्चन। बात समझ आ गई सबको? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके। ठीक है? सबसे ज्यादा वैरायटी मार्जिनल कॉस्टिंग में, उसके बाद नंबर 2 है मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा वैरायटी वाले क्वेश्चन करने तो ये दो चैप्टर बार बार करते रहो। जिनको लाइफ में कुछ नया चाहिए रोज, मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म नहीं होता। जितनी मर्जी मार्केट में बुक देख लो, हर बुक में नए नए वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? ठीक है? 10 अलग अलग वैरायटी के बुक देख लो, बाकी मार्जिनल कॉस्टिंग का वैरायटी सब में अलग अलग, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन है।
कि यदि हम 53,000 टन और बेचें तो बताइए हमारा कितना प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा 53,000 और बेचने का मतलब ये तो बीबी सेल के बाकी सेल है, मतलब मुझे तो क्या नाम देना चाहिए, एमओएस नाम देना चाहिए। एमओएस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है वो सारा का सारा क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। तो इसका मतलब अब कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए मुझे छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, क्वांटिटी 53,000 इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे क्वांटिटी को यदि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो कंट्रीब्यूशन इन रुपीस आ जाएगा, और जैसे कंट्रीब्यूशन रुपीस आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। बट क्वेश्चन को इन्होंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया, वो कहते हैं अभी मजा नहीं आया और मजे ले लेते हैं। पहले मजे क्या करना चाहते हैं, कहते हैं सेलिंग प्राइस 10% घटा दो, पहले 20% कैपेसिटी की, और अगली बार 15% घटा दो, अगले 20% कैपेसिटी की। अभी 20% कहां से आ गया, वो कहते हैं 40% कैपेसिटी को कितने पार्ट में ब्रेक कर दो, दो पार्ट में। 40% का आधा कितना होता है, 20%, तो 53,000 का आधा कितना हो गया, 26,500। इसको मैं ऐसे समझाता हूं। हाँ जी, एमओएस कितना है, 40% ऑफ टोटल कैपेसिटी को कितना है, 53,000 टन। 40% का हाफ कितना होता है, 20%, तो 50 से 53,000 का कितना हुआ, हाँ जी 20%, 26,500। बच्चे बहुत तेज है, बहुत तेजी से बोला, वो 53,000 का 20% निकालते हैं। अभी जैसे 20% बोला वो 53,000 का 20% लिख देते हैं, 10,600, गलत हो जाएगा। 20% कैपेसिटी की बात चल रही है, कैपेसिटी मतलब टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे फिर से 20% लिखो, कितना आएगा, 26,500। ये तो मैंने लिखा था 20% ऑफ 53,000, तब मैं करता ना 53,000 का 20%, वो तो 20% कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटी तो आधी होगी ना, 40% कैपेसिटी यदि 53,000 है तो 20% कैपेसिटी तो आधी होगी ना, तो 53,000 का आधा कितना होगा, 26,500। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था ओरिजिनल 69.5, कहते हैं कितना घटा दो, 10%, कितना लिख दो, हाँ जी 69.5 में से 10% घटा दो, 62.55। और इधर 15% घटाने की बात करें, 15% घटाने की बात करें 59.075। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वेरिएबल कॉस्ट तो पहले भी 35 रुपए 50 पैसे थी, अभी कितनी है। तो अब आपके पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना देगा, हाँ जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना देगा जल्दी बताओ, 27.05, और यहाँ देगा आपका 23.575। तो पहली जो सेल है 53,000 की वो बीबी सेल है, वो कहता है वो कैपेसिटी 40% है और उतनी ही कैपेसिटी और ऐड कर दो, तो 40 के बाद और 40 जोड़ोगे तो पहला 40 वो बीबी सेल होगा और दूसरा 40 क्या होगा, एमएस हो जाएगा। एक बार वो पॉइंट फिर से समझा दो लिखा लैंग्वेज में। वो कहते हैं आपने वॉल्यूम निकाला है 53,000, ये तो 53,000 आपने निकाला है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 40% ऑफ कैपेसिटी को। और ये हमारी तो कौन सी सेल है, बीबी सेल। 53,000 टन हमारी जो बीबी सेल है जो टोटल कैपेसिटी का कितने परसेंट रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन में बोले 40%, कहते हैं इतना ही और ऐड कर दो। इसका मतलब क्या कहते हैं, ये कहता है बीबी सेल आप कर चुके हो, उसके बाद और 40% ऐड कर दो, मतलब बीबी सेल के बाद जो भी सेल करेंगे 40%, 30%, मैक्सिमम कितना 60% और कर सकते हो, 40 तो हो ही गया ना, 40 के बाद कितना मैक्सिमम ला सकते हो 60। तो सारी सेल कौन सी मानी जाएगी, एमओएस मानी जाएगी। तो पहला बीबी सेल 40% के बराबर है, अब वो कहते हैं इतना ही और आपने ऐड कर दिया, तो सर हम पहले कितनी सेल कर चुके होंगे 53,000 और कितना करना चाहते हैं, ये मतलब प्रॉफिट की बात आएगी तो समझ लो कौन सी सेल का होना जरूरी है। बिना एमओएस के क्या नहीं मिल सकता प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट की बात करेंगे इसमें कौन सी सेल की बात करें, एमओएस, और एमओएस का मतलब बीबी सेल के बात की बात करें। और एमओएस सेल पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एमओएस सेल पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन किस पे निकालो, एमओएस पे। एमओएस सेल पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है वो सारा का सारा क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। ये बात मैंने आपको एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के एग्जांपल में भी समझाया था, जहां मैंने टोटल सेल ली 10 लाख, बीबी सेल ली 7.5 लाख और एमओएस लिया था 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे जो आपने कंट्रीब्यूशन कमाया था 1 लाख रुपए, वो सारा का सारा क्या बन गया था, प्रॉफिट 1 लाख बन गया था। बात पुरानी हो गई, भूल गया, तो याद कर लो। एमओएस सेल पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के, क्योंकि वहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है। कल जाके शीशे पे खड़े हो जाए और बोलते हैं अपने आप से, तीन तरीके की सेल होती है, एक्चुअल सेल, बीबी सेल, एमओएस। एक्चुअल सेल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, बीबी सेल पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, और एमओएस सेल पे कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है, घर में जितने लोग याद हो जान मिले सबको आपने जाते यही बोलना है, जिसका भी फोन आ जाए आपने यही बात उसको बोलनी है कि सेल कितने तरीके की होती है, तीन। पहली सेल टोटल सेल, एक्चुअल सेल इसको कहते हैं। तो सेल पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है उससे फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है और आपको प्रॉफिट भी मिलता है। दूसरी सेल जो बीबी सेल होती है जिसका काम क्या होता है, ये पता लगाना कि फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितना सामान बेचना पड़ेगा मिनिमम, और उसके बाद जो सेल होगी वो सेल होगी जो आपको प्रॉफिट कमा के देगी, प्रॉफिट नहीं होगी प्रॉफिट कमा के देगी। ये मैंने बात करते मैं बात बोल दो, कितनी बात पूछा मैंने ब्लू शर्ट में मैं बैठी हूं, ठीक है ना। एक बात मैं तो जब तक चैप्टर बोलता रहूंगा, सुने आपकी मर्जी ना सुने आपकी मर्जी। दोबारा सुनाऊंगा, क्या निकालना मुझे सेकंड पार्ट में, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना, बिल्कुल सही बोला आपने, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कौन सी सेल से निकालना हूं, टोटल से या एमओएस से। एक बात और मैं समझाना चाहूंगा क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले, मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा मैं कौन सी सेल का इस्तेमाल कर रहा हूं, टोटल सेल का या एमओएस का। यदि मैं एमओएस सेल का यूज कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट किसके बराबर होगा, कंट्रीब्यूशन के। और यदि मैं टोटल सेल से प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो टोटल सेल से जो कंट्रीब्यूशन निकलेगा उससे क्या माइनस करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट। तो बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि सर कभी तो फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट निकालने के, कभी माइनस करते हैं, दिमाग खराब करके रखा हुआ आपने। तो मैंने भी उनका दिमाग खराब करता, इंस्टीट्यूट ने करते हैं, तो कभी कौन सी सेल देते हैं, कभी कौन सी देते हैं, ठीक है ना। अरे दो सेल यूज करोगे उसके हिसाब से फॉर्मूला को टेबल का वो यूज करोगे ना। तो सेल की टोटल होगी तो टोटल सेल में कौन सी सेल है, एमओएस भी और बीबी भी है। और बीबी सेल का काम क्या होता है, फिक्स कॉस्ट को वसूल करना, रिकवर करना। और यहाँ पर जो एमओएस है उसमें कौन सी सेल नहीं है, बीबी सेल है नहीं, तो फिक्स कॉस्ट की बात नहीं आ रही। रखेंगे सर समझो, जिस सेल में बीबी सेल जुड़ी हुई है, जिस सेल में बीबी सेल जुड़ी हुई है, बहुत ध्यान से समझना कभी गलती नहीं होगी। उस सेल में जो कंट्रीब्यूशन आएगा वहां से फिक्स कॉस्ट क्या होगी माइनस, क्यों, क्योंकि उस सेल से जो कंट्रीब्यूशन कमाया होगा उसके दो पर्पस से, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना और प्रॉफिट को कमाना। तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, आगे प्रॉफिट आ जाए। और एमओएस वो सेल है जो बीबी सेल के बाद है, इसमें बीबी सेल का काम हो चुका, उसके बाद जो सेल
फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे। जब आपके पास सेल कौन सी हो, ऐसी जिसमें बीबी सेल भी इंक्लूड हो, और जिस सेल में बीबी सेल नहीं होती उसे एमओएस कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन सारा का सारा ऑटोमेटिकली बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। समझ गए? मैंने आपको 10 रुपए दिए, ये कह के इसमें 2 रुपए आपके दोस्त के लिए, तो अपना पैसा कैसे निकालोगे? 2 रुपए माइनस करके बोल दिया ना मैंने, 2 रुपए आपके दोस्त के लिए। मैंने ये सारे पैसे आपके, क्या माइनस करोगे? कुछ भी कोई कहानी पर आपके दोस्त का मतलब आपके फिक्स कॉस्ट उसमें शामिल है, उसको माइनस करना पड़ेगा अपना शेयर निकालने के लिए। दोबारा सुनाओ। तो कई बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में वो जो पॉइंट पूछ रहे थे उनके हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ फिजिकल बैठे तो आपके क्लास के बाद भी पूछते थे, वो कहाँ पूछ रहे हैं 5 to 7 के बीच में जो हमने टाइम रखा हुआ है, तो वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब आप एक बात बताइए जाने से पहले इस क्वेश्चन में मुझे फिक्स कॉस्ट यूज करके नहीं करनी, प्रॉफिट निकालने के लिए क्यों नहीं करनी? कौन सी सेल इस्तेमाल कर रहा हूँ? एमओएस। कौन सी सेल है? बीबी सेल के बाद इतना फिक्स कॉस्ट का काम हो चुका, खत्म हो गया, देखना भी उसको। तो अब क्वांटिटी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितनी बार है? 2 बार। क्यों 2 बार? क्योंकि हमने 53,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमसे। 26,500 पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 27 रुपए 50 पैसे और 5 पैसे, और बाकी 26,500 पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 23.575। अब निकालो आंसर। 26,500 पे आपका कंट्रीब्यूशन और अगले 26,500 पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 23.575 ना? अच्छा निकालो कि दोनों को कितना आएगा? एक मिनट। 26,500 को मल्टीप्लाई किया 27 रुपए 5 पैसे से 716,825, और 26,500 को 26,500 को मल्टीप्लाई किया 23.575 से 624,738 लिखूं राउंड अप करके, अपने नाम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो 13,41,563 ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो मैं कहूंगा एमओएस का कंट्रीब्यूशन है और बिजनेस का प्रॉफिट है। एमओएस पे कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि एमओएस पे कंट्रीब्यूशन क्या बन जाता है? प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट क्या होती है? 0। बोला सुनो आगे। अच्छा किसी बच्चे को फिक्स कॉस्ट माइनस करना होता, 2 मिनट के लिए बैठे जाने से पहले, यदि कोई बच्चा ये कहता है कि मैं तो फिक्स कॉस्ट माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, तो फिर उस केस में मुझे क्या करना पड़ता? हाँ जी, यदि कोई बच्चा प्रॉफिट निकालने की जिद कर रहा है, जैसे मैं तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, आपको आता है तो बताओ, नहीं आता तो मैं मान के चलूंगा, आपको आता नहीं। ऐसे केस में बच्चे को क्या समझना पड़ेगा? ये कंट्रीब्यूशन आपको किस पे निकालना पड़ेगा? बीबी सेल प्लस एमओएस पे निकालना पड़ेगा। अब बीबी सेल कितनी है? 53,000, और एमओएस कितनी है? 53,000। ये 53,000 कितने पार्ट में डिवाइड हुई थी? 26,500, 26,500। इस 53,000 पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस 53,000 पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 34 था। कितना था? 34। और इस वाले पे कंट्रीब्यूशन कितना था? 27.05, और इस पे कितना था? 23. तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जरा बताना कंट्रीब्यूशन रुपीस में कितना आएगा? अरे जब जाओगे तो नॉलेज तो पूरी लेके जाओ मुझसे, भले 20 में डिस्काउंट देंगे, पढ़ाई में पूरी डिस्काउंट करेंगे, पढ़ाना तो पूरे पड़ेगा। 53,000 को मल्टीप्लाई किया 34 से 18,02,000, यहाँ पे कितना निकाला था आपने? 7,16,825, और यहाँ पे कितना था? 624,738। इन तीनों को प्लस करो तो प्रॉफिट कितना आएगा? 31,43,563। यदि ये वाला कंट्रीब्यूशन यूज करूंगा तो मुझे इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। अब एक बात देखो ना, पहले मैंने 18,02,000 पे प्लस किया, फिर 18,02,000 क्या कर रहा हूं? माइनस। टाइम पास करते नहीं करते? अरे किसी चीज को पहले प्लस करो, बाद में क्या कर रहा हूं? माइनस। फायदा क्या? जब टाइम पास ना हो वैसे करते ना, काम देखोगा क्रिकेट के टाइम पे 2 बंदे टाइम पास कैसे कर रहे हैं, एक बॉल उसको फेंक रहा है, दूसरे को फेंक रहा है, कोई फायदा होगा? ठीक है, फायदा होगा, ये वो कैश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना? पर हमारे लिए तो क्या हुआ? टाइम पास हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे को, उनके लिए फायदा था, आपके लिए कोई फायदा नहीं है। कितना आंसर लिखूं? 1341। तो इस क्वेश्चन से आज हमें क्या समझने को मिल रहा है? कि फिक्स कॉस्ट माइनस करते प्रॉफिट निकालने के लिए तब माइनस करते हैं जब आप कंट्रीब्यूशन कौन सी सेल पे निकालते हैं? बीबी सेल प्लस एमओएस। और तब फिक्स कॉस्ट नहीं माइनस करते जब कंट्रीब्यूशन कौन सी सेल पे निकलता है? एमओएस पे। वहां पे बीबी सेल नहीं होती, जब बीबी सेल नहीं है तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं लेनी, बीबी सेल होगा तो फिक्स कॉस्ट भी लेना। समझ में आ गया सबको? बात कितने करते हैं?